नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं अनिल सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो कल के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। कल अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, किसी टेक्निकल इश्यूज़ या नेटवर्क इश्यूज़ या कुछ एरर्स आप मान सकते हो जिसके कारण आपकी क्लासें नहीं हो पाई कल की। लेकिन आप बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें और क्लासेज रेगुलर लेते रहें। किसी कारणवश कोई दिन क्लास नहीं हो पाती, उसकी आप वजह समझे, कुछ वर्कलोड मान लो, समय की कमी, वक्त की कमी के चलते हुए वो क्लास नहीं हो पाई। आगे भी ऐसा एक दो बार हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण थोड़ा वक्त नहीं मिल पाता किसी कारणवश से, ठीक है। और भी कुछ रीजंस हो जाते हैं, कभी कभार कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो कैसी भी प्रॉब्लम्स क्लासों में हो जाती है तो उसके आप समझने की कोशिश करें। तो उसके लिए हम आपसे दिल से माफ़ी चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी माफ़ी दे दोगे, क्षमा कर दोगे। तो आगे बढ़ते हैं, आज हम चर्चा करते हैं। तो पीछे वाली क्लास तक हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है और क्या हम आगे पढ़ेंगे। तो हम पढ़ चुके हैं जो अपना फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स है, दो प्लेटों के बीच में हमने फ्लूइड की चर्चा की थी। उसमें हमने 3 केस पढ़े थे, प्लेन कुट्टी फ्लो पढ़ा था, प्लेन पॉइजन फ्लो पढ़ा था और जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो हम पढ़ चुके थे। ये एक टॉपिक हमने यहाँ कंप्लीट किया था। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे गए थे और वहां हमने हेगेन फ्लो पढ़ा था। मैंने कहा था इसको हेगेन पॉइजन फ्लो भी बोलते हैं, इसको पॉइजन फ्लो भी बोलते हैं, या इसको पॉइजन फ्लो इक्वेशन के नाम से भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। और इसको भी हमने कंप्लीट किया था। हेगेन फ्लो क्या कह रहा था कि कोई आपके पास पाइप थी, उस पाइप में क्या था, लिक्विड बह रहा था या फ्लूइड बह रहा था, एक ही बात है। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फ्लो बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक रोटेटिंग सिलेंडर, ठीक है। फ्लो बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक रोटेटिंग सिलेंडर, इसको ध्यान रखना, कुट्टी फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। प्लेन कुट्टी फ्लो अलग था, ये सिर्फ कुट्टी फ्लो है, इसको कुट्टी फ्लो भी बोलते हैं। ये दोनों में से किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। और ध्यान रखना, इसमें हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ रहे हैं। एक बार नेक्स्ट टॉपिक में हम जो नेक्स्ट यूनिट होगा उसमें हम इसके टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें टेम्परेचर चलता है, इसमें वेलोसिटी चलती है, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक हम पढ़े हैं, जैसे हेगेन पॉइजन फ्लो पढ़ा है, पैरेलल प्लेट्स पढ़ा है, उनके लिए हम टेम्परेचर भी निकालेंगे। वो किस क्लास में निकालेंगे? जो अपनी नेक्स्ट यूनिट होगी वो उसी टेम्परेचर के ऊपर होगी। अब एक चीज मैं इसमें बता देना चाहता हूं, जिसके ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ मोशन, ये अगर आप याद कर लेते हो तो आपकी ऐसे मान लो 2 यूनिट कवर हो जाती है, 40 नंबर आपके यही कवर हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इन इक्वेशन के याद करने से। टेबल आपको बुक में दी हुई है, बुक आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। वेल एक्सप्लेन्ड, अच्छी हैंडराइटिंग में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, ठीक है। ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है। कोचिंग में जाते हो 20-25 हज़ार रुपए पूरे कोर्स के देके आते हो, कोर्स का कोई चार्ज आपके पास दिया नहीं जा रहा, ठीक है। सब लोगों की समस्याएं देखते हुए हमने यही डिसीजन लिया कि जो सिलेबस है, कोर्स है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। जो टीचर्स थे उनसे बात की तो उन्होंने कहा ठीक है सर, जैसा आप चाहो, जैसा सोचो, ठीक है। जो भी काम हो वो स्टूडेंट के हित में होना चाहिए। तो उसको देखते हुए आपको पता है हमने जो आपको सिलेबस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया है और पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। जो 5 पेपर आपको एमएससी फाइनल में हमने बताए हैं वो कंप्लीट करवाए जाएंगे, ठीक है। नोट्स आप जरूर डाउनलोड करें, विदाउट नोट्स आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। अगर फ्लूइड में आपको पूरे नंबर लेने हैं, पूरे नंबर मैंने बताया था कि लाना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। आई ऑल्सो गेट 92 नंबर इन विस्कस फ्लूइड, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप इजीली प्राप्त कर सकते हो। कैसे? नोट्सों को थोड़े अच्छे से पढ़े, ठीक है। क्लासें रेगुलर कंटिन्यू अटेंड करते रहें, ठीक है। और जो इक्वेशंस मैंने आपको बताई है उनको आप याद जरूर करें, रट लो, कैसे भी कर लो चाहे, लेकिन कुल मिला के बात है उन इक्वेशंस को आप याद कर लो, बिकॉज डायरेक्ट वो इक्वेशन काम में आती है। कौन कौन सी इक्वेशन आपको याद करनी है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको तीनों कोऑर्डिनेट में आनी चाहिए, कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। इक्वेशन ऑफ मोशन के तीनों कंपोनेंट आने चाहिए आपको, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में आने चाहिए, आर थीटा जेड डायरेक्शन में आपको आना चाहिए। मतलब ये भी तीनों डायरेक्शन में आपको पता होनी जरूरी है। ये इक्वेशंस आप ध्यान में रखो, इनको आप याद करो, ठीक है।
आज हम आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट जो टास्क है उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज सभी को पता होगी कि जिनका जो सेंटर है वो अगर एक ही है, किन्हीं भी दो सिलेंडर्स का सेंटर अगर एक है तो वो क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर कहलाता है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल आपने पढ़ा होगा, अरे सकेंद्रीय वृत्त ये पढ़ा होगा। सकेंद्रीय वृत्त क्या कहता है, जिन दो वृत्तों का अगर केंद्र बिंदु एक है वो क्या कहलाते हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। यानी कि दो सर्किल्स, ऐसे सर्किल्स जिनका जो सेंटर पॉइंट है वो अगर एक ही है तो वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाते हैं। यही कहानी किसमें लागू होती है, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर में लागू होती है। अगर किन्हीं दो सिलेंडर्स का जो सेंटर पॉइंट है वो अगर एक है तो वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं एक बार क्या कहता है ये मैं सिलेंडर ले रहा हूं, एक सिलेंडर हो गया ये मेरे पास, ठीक है। इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो मैं ले लेता हूं R1, क्लियर सभी स्टूडेंट को। और एक सिलेंडर मेरे पास ये हो गया यहां, ये एक सिलेंडर मेरे पास ये हो गया। ये दो सिलेंडर मेरे पास दिए हुए हैं। बाहर वाले की रेडियस में मान लेता हूं R2, ठीक है। इसकी क्या हो गई, R2। मैंने क्या बताया था, जिनका केंद्र बिंदु एक होता है वो क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक है। तो ये कैसे हो गए, कॉन्सेंट्रिक हो गए। अब साहब ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। इन दोनों सिलेंडर्स के बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस में क्या है, आपके जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है वो भरा हुआ है, ठीक है। ये मेरी जेड डायरेक्शन हो गई, ठीक है, जेड एक्सिस हो गई। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। डाउट वाली चीजें तो अभी आई ही नहीं इसमें, ठीक है। एक चीज बता देता हूं, जो पीछे वाला हेगेन फ्लो पढ़ा था हमने, उसमें जो फ्लो बह रहा था, जो फ्लूइड बह रहा था वो जेड डायरेक्शन में बह रहा था, ठीक है। रोटेट वो कर नहीं रहा था, मतलब थीटा डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी थी नहीं, जेड डायरेक्शन में थी। तो सेम वैसे की वैसी वही इक्वेशन काम में लेते हैं, थोड़ा सा चेंज रहेगा, बाकी सेम वैसा वैसा है। एक चीज बता देता हूं, फ्लूइड के अंदर जो डेरिवेशन आप करते हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कैलकुलेशन का पार्ट, ठीक है। उसको जितनी केयरफुली करोगे वो तभी हो पाएगा। और एक डेरिवेशन की प्रैक्टिस कम से कम आप 5 या 6 बार करोगे तब जाके ये पूरा डेरिवेशन आपको क्लियर होगा। शुरू के 1-2 बार में तो ये एकदम बोरिंग लगता है, ठीक है। ये जो भी चीजें पढ़ते हैं अपन, इक्वेशन ऑफ ये सॉल्यूशन करते हैं, तो ये सारा का सारा बोरिंग सा पार्ट लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि इक्वेशंस बड़ी बड़ी आती हैं इसमें, ठीक है। सोल्व करने में जोर आता है, वो बोरिंग नहीं होता, वो जोर आता है, ठीक है। जोर आता है मतलब हम क्या समझते हैं, फेंको, ठीक है, नहीं होगा, को नहीं होगा मार से, तो ठीक है। बाखानी साहब ने आ जाए कि अत्तो सारो अत्तो बड्डो को नहीं हुए, ठीक है। वो कणा को नहीं हुए जब तक परीक्षा को दबाव सिर पर नहीं आओ, जब तक वो को नहीं हुए, ठीक है। लेकिन जैसे ही एग्जाम्स का प्रेशर आपके सर पे आएगा वो अपने आप होगा, ठीक है। वो कहानी सुनी होगी कि जो भारतीय जीन होता है वो हमेशा प्रेशर में ही काम करता है, ठीक है। जो भारतीय जीन होता है वो प्रेशर में ही काम करता है। फिलहाल कोई प्रेशर नहीं है, कोई लोड नहीं है, ठीक है। यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, कांस्टेंट है। टाइम पे डिपेंड फिलहाल नहीं कर रहा, जैसे जैसे नजदीक आएगा वो टाइम पे डिपेंड करने लग जाएगा। एग्जाम्स की डेट आएगी, डे बाय डे दिन निकलते जाएंगे, टाइम कम होता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, मतलब टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। क्लियर सभी को, तो क्लियर मतलब थोड़ा सा बाहर गए थे, फ्लूइड की डेफिनेशन में हमने उसको समझने की कोशिश की थी। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखना, इसमें सारी चीजें देखते हैं। पहले चीज तो मैंने बताया था, ये मोशन कैसा रहता है, इसमें स्टेडी मोशन रहता है ये, ठीक है। ये ध्यान रखना, जिस इसमें सारे के सारे मोशन स्टेडी रहेंगे, मतलब ये टाइम पे डिपेंड नहीं करते। स्टेडी मोशन का मैंने क्या बताया था, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज देखना, यहां से सिलेंडर क्या है, ये रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। सिलेंडर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। रोटेट कर रहा है मतलब इस डायरेक्शन में तो कोई फ्लो नहीं है, मतलब जेड डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। और देखना, साथ ही आर डायरेक्शन में भी कोई फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि सिर्फ रोटेट कर रहा है, मतलब रोटेट कर रहा है तो सिर्फ थीटा डायरेक्शन में ही होगा। रोटेशन का मतलब
रोटेट कब करता है? जब कोई ना कोई एंगल हो, थीटा हो, ठीक है, मतलब सिर्फ किस में रोटेट करेगा? ये थीटा डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है, यानी कि ओनली इन थीटा डायरेक्शन नॉन जीरो कंपोनेंट, ठीक है, मतलब थीटा डायरेक्शन में ही सिर्फ नॉन जीरो कंपोनेंट होंगे। आर और जेड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो अपने क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे। एक चीज और देखना, अब घूमता है, जब भी कोई चीज रोटेट करती है तो उसके लिए कौन सी वेलोसिटी आती है? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसको अंदर वाले सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी में मान लेता हूं ओमेगा 1, और जो बाहर वाला सिलेंडर है उसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लेता हूं मैं ओमेगा 2। क्लियर है सभी को? तो यहां से देखना R1 मेरे पास क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी R1 तो रेडियस है ना, तो R1 क्या है? रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर, ठीक है। R2 मेरे पास क्या है? रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर, ठीक है। सिमिलरली ओमेगा 1 मेरे पास क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इनर सिलेंडर। सिमिलरली ओमेगा 2 मेरे पास क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आउटर सिलेंडर, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है मेरे पास? वेलोसिटीज और रेडियस मैंने लिख ली। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? वेल एक्सप्लेन्ड तरीके से आपको नोट्स में ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो है नहीं कि मैं एक एक लाइन यहाँ लिखता रहूं, ठीक है। अगर ऐसा करता हूं तो मैं सिर्फ लाइन ही लिखता रहूंगा, ठीक है, लेक्चर्स तो खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो वो हम इसके जो मोस्ट एक्सप्लेनेशन है वो करते हुए चलेंगे। बाकी जो थ्योरी है, जो लैंग्वेज है, वो आपको वेल तरीके से, अच्छी तरीके से उसमें लिखी हुई है। और अगर किसी को ये होता है कि नहीं खुद ही लिख लूंगा, तो खुद लिखने के लिए मैंने ये चीजें बता दी, आप इसी को अपनी लैंग्वेज में देखो। जब आपको डायग्राम मिल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आप थ्योरी लिख सकते हो। फिजिक्स है, फिजिक्स में थ्योरी आप डायग्राम की ही लिखते हो, ठीक है। उसका रीजन क्या रहता है कि थोड़ा नंबर मिलने में इजीली रहता है। अगर वेल तरीके से लिखा हो, अच्छी तरीके से लिखा हो, तो उसमें नंबर हमें अच्छे मिलते हैं, ठीक है। और इसका रोल तो कोई नहीं है, ठीक है, पढ़ता कोई नहीं है, लेकिन वो लिखा हुआ हो, ठीक है, आपके पास अच्छी तरीके से लिखे हुए होते हैं तो आपको भी पढ़ने में वो चीजें अच्छी लगती है, ठीक है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये चीजें मैंने ले ली। अब देखना यहां से देयर इज नो फ्लो इन R एंड Z डायरेक्शन, ठीक है। R और Z डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं है, मीन्स दैट इज इन R एंड Z डायरेक्शन वेलोसिटी कंपोनेंट्स VR एंड VZ इज 0, ठीक है। दैट इज VR इक्वल्स टू VZ इक्वल्स टू 0, यानी कि R और Z डायरेक्शन में मेरे पास कोई वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि फ्लो ही नहीं हो रहा इस डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी नहीं है। तो वेलोसिटी नहीं होने का मतलब VR और VZ मेरे पास कैसे हो गए? 0 हो गए। अब एक चीज और देखना, देयर इज ऑल द वेरिएबल क्वांटिटीज, ऑल द वेरिएबल quantities is 0 with respect to Z, मतलब डेल अपॉन डेल जेड, इसके साथ जिस भी चीज का आप अवकलन करोगे वो क्या रहेगी? आपके पास 0 मिलेगी। तो यहां तक क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, और एक चीज देखना, एक्सटर्नल फोर्सेज इन दिस केस इज ऑल्सो 0, ठीक है, यानी कि FR इक्वल्स टू F थीटा इक्वल्स टू FZ इक्वल्स टू 0, मतलब ये भी क्या हो जाएंगे? एक्सटर्नल फोर्सेज, वो भी 0 हो जाएंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और एक चीज देखना, इन दिस फ्लो प्रेशर ग्रेडियंट इन थीटा डायरेक्शन इज 0, ठीक है। मींस थीटा डायरेक्शन में जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा? डेल P अपॉन डेल थीटा, वो क्या रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है। ये चीजें हमने यहां तक देख चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा सभी को। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने 2 सिलेंडर लिए हैं, ठीक है, इस प्रकार से लिए हैं कि दोनों का सेंटर क्या है? एक है, मतलब कौन सेंट्रिक है? आगे क्या कह रहा है? ये दोनों रोटेट कर रहे हैं और दोनों के बीच में क्या है? मेरे पास फ्लूइड भरा हुआ है।
रोटेट कर रहे हैं मींस आर और जेड डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं हो रहा, आर और जेड डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं हो रहा, तो आर और जेड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे वी आर एंड वी जेड वो क्या होंगे, दोनों के दोनों जीरो होंगे। उसके बाद मैंने R1 क्या ली, अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस ली, R2 मैंने क्या लिया, बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस ली, ओमेगा 1 क्या लिया मैंने, अंदर वाले सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी, R2 मैंने क्या ली, बाहर वाले सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी मैंने ली है। ठीक है, अब देखना यहां मैं क्या कह सकता हूं कि जो जेड डायरेक्शन है उसमें कोई फ्लो नहीं हो रहा, मतलब ये तो जीरो हो गए। थोड़ा और नीचे हो कि जो जेड डायरेक्शन है उसमें सारी की सारी वेलोसिटी जो क्वांटिटीज है, वेरिएबल क्वांटिटीज, वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर मैंने बताया कि इस केस में भी क्या होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज जीरो होते हैं। और एक चीज ये याद रखना, प्रेशर ग्रेडियंट क्या रहता है इस डायरेक्शन में, सॉरी थीटा डायरेक्शन में क्या रहता है, जीरो। ठीक है, तो यहां तक क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को। अब इसको मैं हटा रहा हूं, अब मैं काम में लेता हूं अपनी वही तीनों इक्वेशंस। ठीक है, तीनों इक्वेशंस कौन सी, इक्वेशन ऑफ मोशन के तीनों पार्ट और एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो मैं यहाँ काम में लूंगा। यहाँ मैं सारी लिख रहा हूँ और फिर उनको हम सोल्व करेंगे और सोल्व करके वहां से रिजल्ट हम निकालेंगे। तो ये इक्वेशंस का ही सबसे बड़ा रोल रहता है। ये तो सारा आपका डायग्राम से समझ में आ जाता है, तो इक्वेशंस आपको याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी नो दैट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी साहब हम जानते हैं टेबल नंबर 2.4 पर 4049 पेज नंबर पर आपको मिलेगी। ठीक है, टेबल नंबर 2.4 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो होती है 1/r डेल r r वी आर प्लस 1/r डेल थीटा वी थीटा प्लस डेल वी जेड अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू 0। इसको समीकरण नंबर 1 नाम में दे देता हूं। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहां तक। ठीक है, ये क्या होती है आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है। मैंने जो बता रहा हूं आपको वो इक्वेशंस याद करनी है। इसके अलावा इक्वेशन बहुत सारी दी हुई है इसमें। ठीक है, वो सारी की सारी आपको याद नहीं करनी है। ठीक है, बुक में एक टेबल बनाई हुई है, 4-5 टेबल्स हैं। उन टेबल्स में आपको सारी इक्वेशन काम में दी हुई है, वहां से इक्वेशन आपको सारी की सारी उठानी है। ठीक है, कहां से आती है कहां से नहीं आती है वो MSc प्रवेश मैथमेटिक्स के पेपर नंबर 5 मैकेनिक्स में अच्छी तरीके से निकाली हुई है। तो किसी को जानना है कैसे निकाली है तो अपन जल्द ही मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे MSc फाइनल के MSc प्रवेश में, तो वहां से आप इसको जरूर पढ़े। ठीक है, तो यहां तक तो काम चल गया, बिना MSc प्रवेश के आगे अच्छी बात है। ठीक है, सभी को मुबारक इसके लिए। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको सोल्व करता हूं। VR मेरे पास क्या है, जीरो, क्योंकि R डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है। अब VR जीरो होने का मतलब ये पूरी टर्म मेरे पास क्या हो गई साहब, जीरो हो गई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। Z की रिस्पेक्ट में सारी क्वांटिटीज वैसे ही जीरो है, तो ये भी जीरो हो गया। बच गया क्या मेरे पास 1/r डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा इक्वल्स टू 0। यहां से मैं क्या कह सकता हूं, डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन क्या शो कर रही है कि वी थीटा थीटा का फंक्शन नहीं है। अगर किसी भी क्वांटिटी का आप क्या करते हो अवकलन और उसका अवकलन 0 मिलता है, मतलब हम क्या कहेंगे वो उसका फंक्शन नहीं है। तो यहां से मैं क्या कहूंगा, वी थीटा इज नॉट ए फंक्शन ऑफ थीटा, वी थीटा थीटा का फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम आप दे दो। ठीक है, एक तो उसको दे दी थी, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन की चर्चा करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी वही पेज नंबर 4049 टेबल नंबर 2.4 इक्वेशन ऑफ मोशन आर कंपोनेंट। ठीक है, आर कंपोनेंट के लिए देखना रो डी वी आर अपॉन डी टी माइनस वी थीटा स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू रो एफ आर माइनस डेल पी अपॉन डेल आर प्लस म्यू डेल स्क्वायर वी आर माइनस वी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2 अपॉन आर स्क्वायर डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा। क्लियर है। थीटा कंपोनेंट के लिए मैं लिख रहा हूं, थीटा कंपोनेंट उसके लिए हो जाएगी रो डी वी थीटा अपॉन डी टी प्लस वी आर वी थीटा अपॉन
आर इक्वल्स टू रो एफ थीटा माइनस 1 अपॉन आर डेल पी अपॉन डेल थीटा प्लस म्यू डेल स्क्वायर वी थीटा प्लस 2 अपॉन आर स्क्वायर डेल वी आर अपॉन डेल थीटा माइनस वी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है सभी को। फिर जेड कंपोनेंट आता है लास्ट में आपके जेड कंपोनेंट। इसके लिए जो होगी वो रो डी वी जेड अपॉन डी टी इक्वल्स टू रो एफ जेड माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस म्यू डेल स्क्वायर वी जेड। ये अपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ गई आर थीटा और जेड डायरेक्शन में, जो आपको याद रखनी है। कैसे आती है ये, इसके लिए मैंने बता दिया, एमएससी प्रवेश मैकेनिक्स में ये निकाली गई है यूनिट। जो हाइड्रोडायनेमिक्स है उसकी पहली यूनिट में ये निकाली हुई है। आगे बढ़ते हैं। डी अपॉन डी टी जो मटेरियल डेरिवेटिव होता है वो डेल अपॉन डेल टी प्लस वी आर डेल अपॉन डेल आर प्लस वी थीटा अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा प्लस वी जेड डेल अपॉन डेल जेड। सिमिलरली डेल स्क्वायर बराबर डेल टू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। क्लियर सभी को। ये सारी इक्वेशंस आपको याद करनी है। अब याद कैसे करोगे, उसके लिए आप अपने स्तर पे इसको दिमाग में सेट कर लेना कि कौन सा किस प्रकार रहेगा, उसको दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, अपनी तरीके से इसमें कोई ट्रिक वगैरह लगा लेना और याद में रख लेना। मैंने तो कोई ट्रिक लगा के उस टाइम में याद की थी, आज तो याद नहीं है क्योंकि कोई काम की भी नहीं है मेरे तो। ठीक है, मेरे कोई काम की नहीं है तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि जो फिजिक्स के अपने जो पार्ट चलते हैं उनका आगे हमारे कोई रोल नहीं रहता। जैसे मैकेनिक्स अपने चलता है फाइनल में, जो एमएससी प्रवेश है उसके बाद वो आगे कहीं काम में नहीं आता। इसी प्रकार ये जो फ्लूइड है बिना मतलब में आ तो गया फाइनल में, लेकिन इसका आगे कोई रोल नहीं रहता अपने मैथमेटिक्स वालों के। ना ये किसी कंपटीशन में, ना जेट वेट कहीं काम में ये नहीं आता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये इक्वेशन आपको एक बार जब तक एग्जाम दो तब तक याद रख लेना, उसके बाद कोई ज़रूरत इनकी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसमें सारी की सारी वैल्यूज है वो मैं यूज करता हूं। ठीक है, वैल्यूज यूज करूंगा तो सबसे पहले इसमें आओ आर कंपोनेंट के लिए। तो वी आर तो साहब वैसे ही जीरो है, वी आर जीरो है तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई। क्लियर सभी स्टूडेंट को। एक्सटर्नल फोर्सेज है नहीं, मतलब एफ आर ये भी जीरो हो गया, ये डेल पी अपॉन डेल आर रह जाएगा। वी आर जीरो है मतलब ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर ये भी जीरो हो जाएगा। और देखो डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा बाई इक्वेशन नंबर 2 से ये टर्म भी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, 22 इक्वेशन नंबर 2 से ये भी क्या हो जाएगी, जीरो। मीन्स मेरे पास बचेगा क्या, माइनस का रो वी थीटा स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू माइनस का डेल पी अपॉन डेल आर। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो रो वी थीटा स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल आर। एक इक्वेशन मेरे पास यहां से ये मिल गई। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अब मैं एक चीज बता देता हूं आपको, आप ये गणित मत लगाना। आप अपने जो एग्जाम है उसमें, एग्जाम है या नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें ये स्कीम मत लगा देना आप कि मार्क किया जीरो, मार्क किया जीरो, फिर लास्ट में ये इक्वेशन यहां से आपने निकाल दी। तो ऐसे नहीं करना है, हम ये निकाल रहे हैं आर कंपोनेंट के लिए। ठीक है, तो आपको ये विधि नहीं लगानी है। मैंने तो जो समय बच जाए, टाइम बचाने के लिए ही ऐसा किया है। ठीक है, टाइम बचाने के लिए ऐसा किया है। और जो सच्चाई है वो ये है कि मुझे तो देखो कैलकुलेशन करने में थोड़ा जोर आता है। ठीक है, कैलकुलेशन करने में जोर आता है, तो मैंने डायरेक्ट कि कौन इसको पूरा खोलेगा एक बार लिख दी, तो यहीं से मैं वैल्यू रख के निकालूंगा सारी। लेकिन आपको ये नहीं करना है। ठीक है, आपका ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरा तो चल जाएगा, आपका नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, पूरा मटेरियल डेरिवेटिव खोलोगे, यहां से पूरी वैल्यू ये ऐसी की ऐसी रखोगे। ठीक है, फिर इस डेल स्क्वायर की वैल्यू यहां से रखोगे। ठीक है, फिर बारी बारी से ये कंडीशन लगाओगे, फिर इसको जीरो करके 4-5 स्टेप बाद आप ये निकालोगे। ठीक है, अब आगे और बढ़ते हैं। अब मैं थीटा कंपोनेंट निकालता हूं। अब मैं निकालता हूं थीटा कंपोनेंट के लिए। तो थीटा कंपोनेंट के लिए देखना, ये थीटा कंपोनेंट है तो वी थीटा लगा दो पहले मटेरियल डेरिवेटिव में, मतलब वी थीटा
ये वी थीटा, ये वी थीटा, ये वी थीटा और ये वी थीटा। अब देखते हैं मोशन कैसा है, स्टेडी मोशन है। स्टेडी मोशन है मतलब टाइम पे डिपेंड करेगा नहीं, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा मतलब टी के रिस्पेक्ट में सारी की सारी क्वांटिटीज क्या हो जाएगी साहब, जीरो हो जाएगी। तो ये टर्म जीरो हो गई थीटा कंपोनेंट में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, वी आर मुझे क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, क्योंकि आर डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं है, कोई फ्लो नहीं है मतलब उस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, मीन्स ये पूरी टर्म भी क्या हो गई, जीरो। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बाई समीकरण नंबर 1 से ये भी क्या हो गई, जीरो। डी अपॉन डेल थीटा इस इक्वेशन में समीकरण 2 से जीरो दिया हुआ है, तो ये जीरो हो गया। बच गया क्या साहब मेरे पास, वीजेड भी क्या है, जीरो है। ठीक है, क्योंकि जेड डायरेक्शन में भी नहीं है, वीजेड भी जीरो है, मतलब ये टर्म भी क्या हो गई मेरे पास साहब, जीरो हो गई। मतलब डीवी थीटा अपॉन डी टी वाली पूरी टर्म तो क्या हो गई, जीरो हो गई, मतलब ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। वी आर जीरो है, ठीक है, वी आर जीरो है मतलब ये टर्म भी क्या हो गई, जीरो हो गई, मीन्स इधर वाला पार्ट तो पूरा का पूरा जीरो हो गया। एफ थीटा एक्सटर्नल फोर्स है नहीं तो ये भी जीरो हो गया। प्रेशर ग्रेडियंट इस केस में जीरो होता है तो ये भी जीरो हो गया। बच गया मेरे पास इधर ये वाली टर्म, इसमें भी देखो, इसमें भी देख लेते हैं कौन सा जीरो हो रहा है, उसको जीरो कर देते हैं। डेल टू वी थीटा लगाओ साहब, डेल टू वी थीटा, वी आर जीरो हो रहा है, ठीक है, वी आर जीरो हो रहा है मतलब ये टर्म भी पूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, इस पे आओ, इसकी वैल्यू क्या है, डेल स्क्वायर है, डेल स्क्वायर के साथ वी थीटा लगाओ, ये वी थीटा लगा दिया, मीन्स यहाँ वी थीटा आ गया, यहाँ वी थीटा आ गया, यहाँ वी थीटा आ गया, यहाँ वी थीटा आ गया। अब इसमें कौन कौन जीरो हो रहा है उसको भी हम जीरो कर देते हैं साहब। बाई समीकरण नंबर 2 से डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा अगर जीरो है तो डेल टू वी थीटा अपॉन डेल थीटा भी क्या होगा, जीरो, मीन्स बाई इक्वेशन नंबर 2 से ये टर्म भी क्या हो गई आपकी, जीरो हो गई। ठीक है, ऑल द वेरिएबल क्वांटिटीज इन जेड क्या हो जाएगी, जीरो, मीन्स जेड के रिस्पेक्ट में ये टर्म भी क्या हो जाएगी, जीरो। ये दो बच गई मेरे पास, ठीक है, ये दो बच गई तो मैं इनको लिख देता हूं। और साथ में और देखो एक ये भी बच रहा है इधर, ठीक है। तो थीटा कंपोनेंट में मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी वो मैं लिख रहा हूं, वो बचेगी डेल टू वी थीटा अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल वी थीटा अपॉन डेल आर इक्वल्स टू माइनस वी थीटा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो, 2 तो आ गई थी, इसको 3 दे दो, इसको समीकरण नंबर 4 दे दो। क्लियर है सभी स्टूडेंट को, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और मैं अब निकालना चाहूंगा जेड कंपोनेंट के लिए। देखो ये डेरिवेशन वैसे तो इतना सा कर दिया हमने, ठीक है, समझ के किया है, ठीक है, पूरी चीज कौन कौन सी कैसे जीरो हो रही है वो सारी मैंने यही एक लाइन में लगा दी थी, ठीक है। आपको एक लाइन में नहीं लगाना है, यहां तक का जो डेरिवेशन है वो मोस्ट ऑफ ऐसे मान लो 3-4 पेज तक आ गया है ये, ठीक है, 3-4 पेज इजीली इसमें कवर हो जाएंगे क्योंकि एक एक पेज में ये वैल्यूज आपकी निकलती है, ठीक है। तो आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन करके ही सॉल्व करना है, ठीक है। किसी को कैलकुलेशन करने में जोर आ रहा है तो वो नोट्स जरूर ले ले, वहां से देख ले, अगर नहीं हो रहा है तो कैलकुलेशन, ठीक है। बाकी मैंने इसमें बता दी है किस प्रकार से आपको करना है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जेड कंपोनेंट की। जेड कंपोनेंट इसमें हम निकालते हैं। देखो हर एक चीज में पूरे के पूरी डिटेल में इसको इसलिए नहीं लिख रहा कि पहले ये आर कंपोनेंट लिखूं फिर ये सारी इनकी वैल्यूज लिखूं, ठीक है, वैल्यूज रखने के बाद में ये वी आर वी थीटा लिखूं, फिर एक एक को कि बाई इक्वेशन 2 से ये चीज लिखूं, उस प्रकार से जीरो करूं, तो अपना टाइम काफी वेस्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। एक क्लास में तो हमसे ये ही सोल्व नहीं होगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहीं पे मैंने आपको जीरो करके बता दिया कि किस प्रकार जीरो होगी। एक बार लिख लिया, बार बार नहीं लिखूंगा। अब दोबारा मैं इस वी थीटा को मिटा के मैं यही काम में ले लूंगा इस वीजेड को, ठीक है। तो बार बार में मैं नहीं लिखूंगा इस टर्म को, ये यहां से वी थीटा हटा दिया, क्लियर है सभी स्टूडेंट को, ये मैंने सारी की सारी टर्म हटा दी। अब मैं चलता हूं वापस मेरे जेड कंपोनेंट के ऊपर। तो जेड कंपोनेंट में वी जेड क्या है, जीरो है, तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी साहब, जीरो। ये टर्म भी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। और वी जेड इसके साथ में है तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी, जीरो। बचेगा क्या, माइनस का डेल पी अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू जीरो। तो माइनस का डेल पी अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू जीरो, इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम
दे देता हूं। तो यहां तक क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखना, आओ इस थीटा वाली इक्वेशन पे वापस, ठीक है। अब देखना मेरे पास बाई इक्वेशन 2 थी, बाई इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 थी मेरे पास, वो क्या थी, डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा इक्वल टू 0। यहां से मैंने क्या कहा था, वी थीटा इज नॉट ए फंक्शन ऑफ थीटा, और साथ में हमने क्या पढ़ा था कि ऑल द वेरिएबल क्वांटिटीज विद रिस्पेक्ट टू जेड इज क्या हो जाएगी, 0। यानी कि जेड के रिस्पेक्ट में अगर मैं वी थीटा भी रखता हूं तो वो भी क्या रहेगा, 0। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि वी थीटा इज ऑल्सो नॉट ए फंक्शन ऑफ जेड, मतलब ये जेड का भी फंक्शन नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूं, देयरफॉर वी थीटा इज फंक्शन ऑफ आर ओनली। तो वी थीटा सिर्फ किसका फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ आर का ही फंक्शन है, ये मैं यहां से कह सकता हूं। क्लियर सभी दोस्तों को, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखना यहां से ये सारा क्या है, आर के रिस्पेक्ट में है, सिर्फ आर का ही फंक्शन है। तो डेल किस में बदल जाएगा, पूरे डेरिवेटिव में बदल जाएगा। तो डेल को मैं क्या लिख सकता हूं, d2 अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर dv थीटा अपॉन डी आर बराबर v थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 5 नाम दे देता हूं। इसको 5 मत दो, इसको एक बार यहीं पड़े रहने दो। इसको मैं सोल्व करता हूं, ठीक है। इस v थीटा अपॉन आर स्क्वायर को इधर ही रख लो, ठीक है। तो माइनस का इक्वल टू 0। अब देखना मैं इसको लिख सकता हूं dv थीटा अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूं d अपॉन डी आर, ठीक है, और v थीटा अपॉन आर इक्वल टू 0। ये कैसे लिख सकता हूं, एक बार देखना। इसका मैं अवकलन करता हूं r की रिस्पेक्ट में, इसको खोल के देख लो एक बार। d अपॉन ये dr है, ठीक है, d अपॉन dr v थीटा अपॉन r मीन्स इस टर्म का r के रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है। तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। इसको v थीटा का ऐसा रखता हूं मैं, तो इसका क्या हो जाएगा, r का v थीटा ऐसा का ऐसा, ठीक है। r का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। तो माइनस का v थीटा अपॉन आर ऐसा का ऐसा, फिर देखना प्लस, अब मैं 1 अपॉन आर को ऐसा का ऐसा रखता हूं, v थीटा का क्या हो जाएगा, dv थीटा अपॉन dr। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यानी कि 1 अपॉन आर dv थीटा अपॉन dr माइनस v थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यही आ रही है। मतलब इसकी जगह में ये पुट कर सकता हूं, ठीक है। क्यों पुट किया, ताकि समाकलन अपना इजीली हो जाए, ठीक है। अब मैं करता हूं इसका इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा। तो इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे यहां से तो क्या मिलेगा, dv थीटा अपॉन dr प्लस यहां से मुझे मिलेगा v थीटा अपॉन r इक्वल्स टू c1, ठीक है। ये क्या मुझे मिलेगा, इक्वल्स टू c1। अब ये क्या दिख रही है आपको, अब इसका एक बार और समाकलन करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस v थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार समाकलन कैसे होगा, किसी को पता चल रहा हो तो पीछे वाली क्लास में अपने पढ़ा था, ये ऐसा ही एक समाकलन किया था। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, विच इज लीनियर इक्वेशन। ये कैसी होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन होने का मतलब इसका क्या निकालोगे, सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। मतलब IF क्या होगा, इसका e की पावर r dr, ठीक है। r नहीं, सॉरी, ये 1 अपॉन r है ना यहाँ, तो ये क्या होगा 1 अपॉन r dr। ये क्या होगा, e की पावर log r। तो क्या आ गया आपके पास, मान r आ गया। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अब इसका कंप्लीट निकालते हो तो ये क्या रहता है, IF इंटू वी थीटा। IF का मान क्या है, r v थीटा इक्वल्स टू, फिर इंटीग्रेशन, फिर IF इंटू मतलब C1 इंटू R, ठीक है। C1 इंटू R, IF इंटू QX होता है, ठीक है, और प्लस C2। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक। अब देखना R v थीटा इक्वल्स टू, इसका क्या हो जाएगा, C1 R स्क्वायर बटे 2 प्लस C2 R
प्लस C2, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके ही हमने ये लिखा है। तो वी थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, C1/2R प्लस C2/R। इसको मैं कोई नया कांस्टेंट नाम दे देता हूं, लेट C1/2 इक्वल्स टू A1। तो यहाँ से वी थीटा इक्वल्स टू A1R प्लस C2, ये क्या आ गया मेरे पास, वी थीटा का मान आ गया। तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वी थीटा इक्वल्स टू हमें क्या मिला, A1R प्लस C2। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें ये यहाँ dr भी लगा लेना। ठीक है, थोड़ा और आगे इसमें बढ़ते हैं और अब हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, इस A1 और इस C2 की, और इसमें हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस हम अपने डायग्राम के ऊपर जाएंगे। डायग्राम से हम क्या निकालेंगे, इस A1 और C2 की वैल्यू हम वहां से निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, बाउंड्री कंडीशंस चाहिए। बाउंड्री कंडीशंस जैसे अपने पीछे वाले दो केसेस में निकालिए, वैसे ही इसमें हम क्या निकालेंगे, बाउंड्री कंडीशन निकालेंगे उस डायग्राम से। तो उसके लिए मैं एक बाउंड्री कंडीशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, इस R की वैल्यू चाहिए। ठीक है, सबसे पहले R बराबर R1 पे निकालूंगा। अब R बराबर R1 पे मुझे क्या चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है यहाँ, वी थीटा। तो वी थीटा की वैल्यू क्या निकालूंगा, एंगुलर वेलोसिटी। अब देखना, जो आप बीएससी फाइनल ईयर में एक पढ़ा था आपने, एक पेपर था लास्ट जो फाइनल ईयर में था, जो अंतिम पेपर था मैथमेटिक्स का, गति विज्ञान नाम से। गति विज्ञान में आपके चैप्टर नंबर 1 था, यूनिट नंबर 1 था, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के ऊपर था, जिसमें आपने पढ़ी थी एक तो रेडियल वेलोसिटी और एक ट्रांसवर्सल वेलोसिटी। ठीक है, अर्य और अनुप्रस्थ वेग आपने वहां पढ़ा था, याद होगा किसी स्टूडेंट को। तो वहीं से हम वापस वहां जाएंगे और वहां से हम क्या निकालेंगे, ये एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो मैं सभी स्टूडेंट को एक चीज बोलना चाहूंगा, वो चीज जानने के लिए कि डिटेल में अगर किसी को जानना, वैसे मैं यहाँ एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्ट निकालूंगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, डायरेक्ट निकालूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, बीएससी फाइनल को मैंने गति विज्ञान पढ़ाई है, डायनेमिक्स पढ़ाई है। आपको लेक्चर्स प्लेलिस्ट में मिलेंगे, बीएससी फाइनल ईयर मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें लेक्चर नंबर 3 या 4 पे जाएं आप। ठीक है, अर्य और अनुप्रस्थ वेग नाम से है, आपको ऊपर ही ऊपर टैग दिख जाएगा। ठीक है, रेडियल और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, उस टॉपिक को आप एक बार जरूर पढ़े। इतने ही 30-35 मिनट का वो टॉपिक है, उसको आप पढ़ोगे तो इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वेलोसिटीज किस प्रकार निकलती है, कि ट्रांसवर्सल क्या होता है, किस प्रकार हम इसको निकालेंगे। तो इससे आगे हम चर्चा करेंगे इस इक्वेशन से। नेक्स्ट अपनी इक्वेशन आ गई थी 6, ये 6 नंबर इक्वेशन है। ठीक है, इससे आगे हम चर्चा करेंगे कि ये A1 कैसे निकलता है, एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलती है। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कल की क्लास तक का, नेक्स्ट लेक्चर तक का। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। और एक चीज बार बार मैं कह रहा हूं कि अच्छा स्कोर आपको करना है, वेल तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आप नोट्स जरूर डाउनलोड करें। विदाउट नोट्स आप समझ तो लोगे लेकिन लिख नहीं पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा ऐसे समझते हो कि नहीं हम नोट्स नहीं लेंगे, तो कोई इश्यू नहीं है, आप खुद उसके नोट्स बनाओ, लेकिन बनाओ जरूर। ठीक है, नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि बुक से आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। बुक में मैंने आपको दिखा दिया बुक का क्या सीन रहता है, 2-3 ये इतना बड़ा डेरिवेशन हमने यहाँ तक किया है इतनी बड़ी में, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। ना तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको लिखी हुई मिलेगी, ना ये इक्वेशन ऑफ मोशंस आपको उस बुक में लिखे हुए मिलेंगे। उसमें डायरेक्ट आपके ये लिखा हुआ मिलेगा कि इसमें आर कंपोनेंट क्या होता है, वो डायरेक्ट आएगा, थीटा कंपोनेंट भी डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा और जेड कंपोनेंट भी डायरेक्ट लिखा होगा। लास्ट में फिर ये रिजल्ट निकाला हुआ है, फिर इसमें डायरेक्ट बाउंड्री कंडीशन यूज करके वैल्यू निकाली है। मीन्स आधे पेज में ये कंप्लीट डेरिवेशन किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक सभी स्टूडेंट जुड़े रहे, अच्छे से सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में A1 C2 की वैल्यू निकालेंगे और इसके अंदर 1-2 टॉपिक्स और रह जाते हैं जो कोसेंट्रिक सिलेंडर है, और उसको कंप्लीट हम करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।